स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूँ और यहाँ पे 2 क्लास के अंदर में मैं प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज का कंप्लीट जो सेशन है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस पर है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूपीएससी का पहला पड़ाव है। तो इस पहले पड़ाव को पार करने के लिए आपको सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत है इसके सिलेबस को, वो भी पूरे डिटेल में। अगर आप सिलेबस अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपकी आधी तैयारी तो यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि आप ये जान जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट को या जो जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर में आप कौन कौन से सोर्सेस यहाँ पे रिफ़र करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस है, बहुत ज़्यादा जगह भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उन सभी सोर्सेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को किन किन सोर्सेस से रेफर करके ईजिली आप घर पे बैठकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो जहाँ तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और पेपर 2 होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, जिसको हम लोग सीसेट भी कहते हैं। ठीक है, सीसेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है, ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, इनमें आपको 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। ईच एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, और दे आर काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम स्टेज। और इस पेपर में अगर आप क्वालिफाई होते हो, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स के अंदर में आते हो, तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब पेपर 1 के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हमको करंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, वो भी नेशनल यानी इंडिया के लेवल पर, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी इंडिया का इंटरनेशनल जिसका इंपॉर्टेंस है, उन सभी इवेंट्स के बारे में यहाँ पे जानने की ज़रूरत पड़ेगी करंट्स की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया का जो हिस्ट्री है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर में इंडिया का भी ज्योग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी पढ़ना है। इसमें भी डिवीज़न है, फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और एंड द वर्ल्ड। ये सारे टॉपिक्स को आपको ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ने हैं। अगला है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एक अलग टॉपिक है, गवर्नेंस एक अलग है टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इश्यूज के बारे में पढ़ना है। अगला है इकोनॉमी के अंदर में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इन सभी को पढ़ना है। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सिलेबस को इतना डिटेल में जानने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक बुक उठाकर पढ़ देंगे कि हम इकोनॉमी पढ़ना है तो एक बुक उठा के पढ़ लेते हैं। सिलेबस जानने से होगा क्या कि आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ये जरूर पता चल जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप इजीली स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, आप उसमें मेहनत किए जा रहे हो। ठीक है, हाँ, अगर कोई टॉपिक करंट से रिलेटेड है तो वो फिर एग्जाम में वो बन सकता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेबस को डिटेल में जान लोगे तो आप ये जान पाओगे कि हमें क्या पढ़ना है और उससे ज़्यादा कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है।
आगे देख लेते हैं आगे क्या है कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के अंदर में जो जनरल इश्यूज है उसके बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ता है। दे डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लियरली देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको जनरल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में जनरल क्या इश्यूज है वो जानने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर में क्लाइमेट चेंज का, इन सभी चीजों में किसी कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसा आपको तैयार करना है जनरल लेवल पर, 10th 12th लेवल तक में ही आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि उसमें आपको पीएचडी कर लेनी, नहीं। ठीक है, उसी तरह एक है जनरल साइंस का भी पेपर होता है जिनमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जितने भी टॉपिक्स है, ये जीएस पेपर, जनरल स्टडीज का एक पेपर होता है, पेपर 1 उसका है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेपर 2। ठीक है, ये एक ही दिन में एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। ठीक है, ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इसमें 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो इसमें 80 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये भी 200 मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन ईच एमसीक्यू यहाँ पे 2.5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, और 2015 से अगर हम एग्जाम रिफॉर्म की बात करें तो यू नीड टू इसमें 33% मार्क्स ही, मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यानी 200 में से आपको 66 मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर मेंस में नहीं जुटता है। प्रीलिम्स का नंबर जुटता है, ये सॉरी जीएस पेपर 1 का नंबर जुटता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, यानी इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका ये पेपर चेक होगा। ठीक है, पेपर 1 चेक करवाने के लिए आपको पेपर 2 में मिनिमम 66 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता, इसमें मिनिमम मार्क्स से आपको सिर्फ पास हो जाना है। एंड दे आर नॉट काउंटेड वाइल शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम स्टेट्स। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ये पेपर 2 में इतना ज़्यादा मेहनत कर दी और पेपर 2 में मेहनत कम रह गई, इसमें तो आपका 200 में 200 आ गया, 200 में 150 आ गया और इसमें आपका नंबर ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मेहनत इसमें ज़्यादा करनी है, इसमें उतना करना है कि आप पास हो जाओ। ठीक है, फिर भी 100 तक का टारगेट लेके चलना है ताकि 66 से ऊपर आ जाए। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल, ये और वो भी क्लास 10 लेवल के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये भी क्लास 10 लेवल के क्लियरली मेंशन है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 टॉपिक जो है इससे जनरली 2015 के बाद से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इस पर प्रोटेस्ट हुआ था कि इससे इंग्लिश बेल्ट वाले जो एस्पिरेंट्स जो कि सिर्फ हिंदी बेल्ट वाले जो एस्पिरेंट्स जो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही एग्जाम देने में कंफर्टेबल है, उनके लिए ये दिक्कत हो जाता था और इंग्लिश वाले इसमें नंबर उठाकर आगे बढ़ जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये 2 टॉपिक से 2015 के बाद से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का, प्रीलिम्स का, कि क्या 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जनरल स्टडीज का, पेपर 2 एप्टीट्यूड यानी जिसको सीसैट बोलते हैं। इसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं, इसमें 80 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स आपको लाना है, आप पार हो जाओगे। क्या क्या टॉपिक्स है वो मैंने बता दिया दोनों में। ठीक है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लोग किन किन सोर्सेस को हम लोग रेफर करेंगे और कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग ज्योग्राफी को देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग को प्रीलिम्स के लेवल, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी का की अगर हम लोग बात करें तो क्या कौन कौन से सोर्सेस हमको देखने की जरूरत है, तो सबसे पहला जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक। क्लास 7 से लेकर 10 का, क्लास 7 से लेकर 10 का जो एनसीईआरटी है सोशल साइंस का, इसको आपको रेफर करना है। और क्लास 11 और 12 का ज्योग्राफी का जो किताब है उसको आपको रेफर कर लेना है। ठीक है, क्लास 7 to 10 का सोशल साइंस का ध्यान देना है और ज्योग्राफी का 11-12 का, ये किताब आपको एनसीईआरटी के फॉलो करने हैं। और
क्लास 11 का जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको तो एकदम बाय हार्ट, एकदम इसको तो पढ़ना ही पढ़ना, ये स्टार मार्क लगा दीजिए। क्यों? एक एमसीक्यू यहाँ से पूछा ही पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर सीएस सीडीएस और इसका एग्जाम हो। और कहाँ से आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक ले सकते हैं? या तो फिजिकल कॉपी ले लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। या फिर अगर बुक स्टॉल है आपके आसपास में तो वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। अगर आप लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर ऑनलाइन आप नहीं मंगा सकते हो या फिर पैसे की दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई कहीं से भी कोई अफेक्ट होने वाली है। आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, ठीक है। तो फिजिकल कॉपी आपको ई कॉपी हो जाएगी, ठीक है, आपके मोबाइल पर आप कभी भी इसे खोल कर पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बहाना नहीं ढूंढना है। देखिए यूपीएससी के जब आप एस्पिरेंट बनते हो ना, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, कभी पैसे की दिक्कत हो जाएगी, कुछ सोर्सेज, आपको अपने सोर्स तक पहुंचना है, सोर्स आप तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच रहा है तो दूसरे रास्ते से उसको लेकर पहुंचना है, ठीक है, जब, ठीक है ना। कई बार सीधी सड़क जो होती है ना, पक्की सड़क, कई बार जैम लग जाता है उस पर, हमें कहीं घूमने जाना रहता है ना, पिक्चर देखने जाना रहता है दोस्तों के साथ, तो कई बार ये होता है कि जो मेन जो सड़क है उसमें जैम लग जाता है कि 1 घंटा देर लगेगा, लेकिन पिक्चर का समय तो और आधा घंटा बाद का है तो छूट जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कच्ची सड़क पकड़ कर भी दूसरे रास्ते से और 4 रास्ते से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचना होता है तो हम लोग कहीं से ही पहुँच जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी अगर आप फिजिकल कॉपी मंगाने के लिए रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, चाहे कोई भी वजह हो, तो आप इसे ईजिली ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गए एनसीईआरटी की बात। कुछ और बुक्स आपको रेफर करने की ज़रूरत है ज्योग्राफी के अंदर में, जैसे स्कूल एटलस। स्कूल के दौरान आपने एटलस स्कूल में भी रखा था, तो वही एटलस को आपको अपने पास रखना है। कैसे पढ़ना है उसे, ये मैं बता दे रहा हूँ कि अगर करंट इवेंट्स आप पढ़ रहे हो या कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई उसमें प्लेस का नाम आ जा रहा है, ठीक है, जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, आपने पहली बार वो नाम सुना है, ठीक है, रेड सी मान लीजिए आपने देख लिया, अरे रेड सी के बारे में पहले आपने कभी बस नाम सुना है, मैप में कहाँ है ये पता नहीं, किस लोकेशन में वो नहीं पता है, तो आप फट से एटलस खोलोगे, वर्ल्ड एटलस, आप जाकर देख लोगे कि रेड सी कहाँ पे लाई करता है, उसके आसपास के रीजन के कौन कौन से देश के बीच में वो लाई करता है। तो एक रेफरेंस बुक की तरह आपको रखना है कि कोई भी जगह, आपको जगह के बारे में आप अनफेमिलियर हो, वो जगह के बारे में आपको पता नहीं, तो फट से वहां से जाकर आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये काम होता है एटलस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरा रट जाना एटलस को, नहीं, टाइम टू टाइम आपको उसे रेफर करना है, ठीक है, अपने पढ़ाई के दौरान। साथ ही साथ कुछ ई लर्निंग्स भी है, यानी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ों सोर्सेस को आप इजिली और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप देख सकते हो, जैसे कि मिस जो राज तलानी सोलंकी है, इनका यूपीएससी के अंदर में रैंक आया था 457। इनका इंटायर लेक्चर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर में। मैं यहाँ पे देखो, ये लिंक में आप जाओगे, ये लिंक टाइप कर लेना, ठीक है, आप डायरेक्टली इस पेज के अंदर में पहुंच जाओगे, ठीक है। और एज सच देयर आर मेनी, और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक है ज्योग्राफी के अंदर में, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, नहीं तो इतना ये जो है ना, ये सोर्स, ये मोर देन एनफ, ठीक है, इतना भी आप ढंग से लेकिन करना है, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है, तो आपको और ज़्यादा कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं रेफरेंस बुक का नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट पूछते हैं। तो जैसे जीसी लियोन हो गया, माजिद हुसैन हो गया, डीआर खुल्लर हो गया, बट ऑल दीज आर जस्ट इज कवर्ड इन द लेक्चर सीरीज। लेकिन इसी का जिस्ट यानी इसी का समरी जो है इसी लेक्चर के अंदर में कवर ऑलरेडी कर दिया गया, आप इसे रेफर करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑप्शनल अगर आप लेते हो, ऑप्शनल पेपर अगर आपने ज्योग्राफी रखा हुआ है तो फिर आपको ये सारे सोर्सेज आपको रेफर करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज जीएस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये लेक्चर कवर अच्छे से कर लो और ये सारे सोर्सेज कवर कर लो, आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी बात मानो, ये लेक्चर आपको देखने के बाद प्रीलिम्स के अंदर में आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सोर्स से रिलेटेड कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई आपको सोर्स का टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट के द्वारा ही रिलीज किया गया है, इंडिया ईयर बुक 2020। ठीक है, हर साल ये आता है बुक। तो इंडिया ईयर बुक, इससे कुछ कुछ चैप्टर जो इसके इम्पोर्टेंट है, जो कि पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है, इसके कुछ चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 1 लैंड एंड पीपल और चैप्टर नंबर 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये दो जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अगर रेफर करते हो तो आपको एक तैयारी में एक बूस्ट मिलेगा। यू नीड टू बाय द होल, यू नीड नॉट बाय टू, ठीक है, आपको पूरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आप खरीद सकते हो, खरीद के रख सकते हो तो अच्छा है, फिजिकल कॉपी रख सकते हो। ठीक है ना, मेरे पास भी है फिजिकल कॉपी, आप रख सकते हो। नहीं पर मैं बोला ना, मैं बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, फ्री समरीज जो है और फ्री नोट्स जो है इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, आप टाइप करोगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा, या नहीं तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजीली जाकर इंडिया ईयर बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो नो बहाना, अपने रूम में रख लेना, नो बहाना। ठीक है, नो एक्सक्यूज, जो भी लिखो, कोट्स वगैरह अपना ध्यान में रखो। ये सब कभी भी बहाना नहीं चलेगा। जब तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ तैयारी, कहीं से बोला ना, रास्ता खोज लेना है अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आई होप प्रीलिम्स के अंदर में आपको कोई और सोर्सेस कवर करने की जरूरत नहीं है, मैंने डिटेल में कवर कर दिया है यहाँ पे। इससे ज़्यादा आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो है वो डिस्कस करूँगा मैं, और जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न में अगर आप पढ़ोगे, पहले ज्योग्राफी देन इन्वायरमेंट, तो आपको हेल्प मिलेगा। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, आप तैयारी करो, आपको पता चलेगा। ठीक है ना, पढ़ना शुरू करो। इंटर रिलेटेड है, ज्योग्राफी के बाद अगर आप इन्वायरमेंट पकड़ोगे ना तो आप इजीली कवर कर लोगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये एक टॉपिक था ना, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, ये कहाँ से पढ़ना है भैया? तो ये जो सेक्शन है ये आईएफएस के प्रीलिम्स विद सिविल सर्विस प्रीलिम्स, दोनों प्रीलिम्स में इसे पढ़ने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, जो कुछ स्टूडेंट्स है जो आईएफएस की स्पेशली तैयारी करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आईएफएस ही एक ऐसा एग्जाम है यूपीएससी के अंदर में जिसमें बाद बाकी सारे एग्जाम के साथ प्रीलिम्स एक जैसा ही होता है, सिर्फ मेंस आईएफएस का अलग से होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर में भी सिविल सर्विस या फिर सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में भी ये दोनों में ही इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर जो है ये दोनों में इम्पोर्टेंट है। और इसे हम कहाँ से पढ़ें? तो क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, इसमें चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें कौन से चैप्टर है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पढ़ लेना है। साथ ही साथ NIOS का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज है, इसमें इन्वायरमेंट का जो एक मॉड्यूल है, इन्वायरमेंटल मॉड्यूल है, इन्वायरमेंट मॉड्यूल है जो कि फ्रीली अवेलेबल है NIOS के साइट में, इसे आप जाकर पढ़ेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, और ये सब सोर्सेस के बाद आपको और ज़्यादा कोई सोर्सेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि शंकर IAS का जो इन्वायरमेंट का बुक आता है ये आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हो। इंडिया ईयर बुक के बारे में बता रहा था ना, इंडियन ईयर बुक आपने डाउनलोड कर लिया मान लीजिए ज्योग्राफी के टाइम पे, तो यहाँ पे भी वो काम आने वाला है। तो इंडिया ईयर बुक का इंडिया ईयर बुक का चैप्टर 11 एनर्जी और चैप्टर 12 इन्वायरमेंट और चैप्टर नंबर 27 वाटर, ये 3 चैप्टर आपको रेफर करने हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ ये बात थी इन्वायरमेंट के रिलेटेड। और एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो एग्रीकल्चर के अंदर में थ्योरी पर फोकस करने के लिए आपको एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक है, क्रॉप साइकिल, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में आपको क्रॉप साइकिल मिलेगा, सॉइल टाइप्स मिलेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ये तीनों पढ़ लेना है। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के लिए क्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज गिवन इन, जो गवर्नमेंट का कुरुक्षेत्र का जो मैगजीन आता है, गवर्नमेंट का एक मैगजीन आता है कुरुक्षेत्र, इसमें क्रॉपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया गया है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स आते हैं, APMC ऑर्डिनेंस पास हुआ है या एक्ट हुआ है, साइंटिफिक इनोवेशंस, FAOS इंटरनेशनल ईयर्स, ये सब चीज़ें आपको करंट अफेयर्स से रिलेट कर एग्रीकल्चर के अंदर में पढ़नी है। तो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर में आपको यहाँ से पढ़ना है।
2020 के पेपर हैड बीन ट्रेंड बेकन डू नॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम स्कीम्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरी बात मानो। और इससे ज्यादा जो एग्जाम होता है ना, इसमें जब बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो साल भर से भटकते ही रह जाते हैं। कहाँ से पढ़े, 10 जन से पूछते रहते हैं, कोई कुछ सोर्स के बारे बताता है, कोई कुछ सोर्स के बारे बताता है, भटकते ही रह जाते हैं। एक सोर्स पर स्टिक्ट रहो, एक नोट्स पर स्टिक्ट रहो, करंट से सिर्फ करंट के साथ अपडेट होते रहो। आपको कुछ ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ मैंने जैसे बताया कि इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हो, आप और भी बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छे हैं। ये नो डाउट कि सिर्फ शंकर आईएएस का ही किताब अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है, और भी बुक्स अच्छे हैं। लेकिन या तो शंकर आईएएस पढ़ो या तो वो बुक पढ़ लो, दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जानकारी, 2 बुक है ना सेम सब्जेक्ट के लिए, ये भी पढ़ रहे हैं, कुछ कभी इससे पढ़ रहे हैं कभी इससे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ सिंगल बुक के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना है, उसी को बढ़िया से खा जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ करंट के साथ अपडेट रहना है, बस। ऐसा कुछ नहीं कि आप 10 गो सोर्स से घूमते ही रह जाओगे, नहीं तो। ठीक है, एक सोर्स पर स्टिक्ट रहो। ये बात थी इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताता हूँ इकोनॉमी के अंदर में आपको कहाँ से पढ़ना है, प्रीलिम्स के अंदर में। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, प्रीलिम्स से रिलेटेड में। ठीक है, तो इकोनॉमी डू नॉट वेस्ट टाइम इन मेमोराइजिंग डेट्स, नेम्स, नंबर्स, फिगर्स, बिकॉज इन इकोनॉमी के अंदर में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डेट्स याद कर रहे हैं, नेम्स याद कर रहे हैं, नंबर्स, फिगर्स, ये सब याद कर रहे हैं। यूपीएससी के एमसीक्यू आर डिजाइंड टू टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड कमांड ओवर द जिस्ट ऑफ एनी करंट अफेयर्स, स्कीम्स और इशू। यूपीएससी जो एग्जाम लेती है एमसीक्यू के अंदर में, वो इस तरह से डिजाइन है कि वो आपका सिर्फ नॉलेज चेक कर रही है कि आपका करंट अफेयर्स में जो स्कीम वाला है, गवर्नमेंट स्कीम हो गया या इश्यूज है, उस पर आपका कमांड है कि नहीं, आप उसके बारे में जानते हो कि नहीं। नॉलेज चेक कर रही है आपके बारे, आपको पता है कि नहीं। आपको ये नहीं पूछेगी कि इसका डेट क्या है, नाम क्या है, नंबर क्या है, फिगर क्या है, ना 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 ना। ये सिर्फ ओवरऑल एक आपको नॉलेज है कि नहीं वो जानना चाहती है, वो टेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सब डेट्स, नेम्स याद करने की आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ बोला चाह रहा है। एंड ऑन द सेम ट्रेंड, डोंट वेस्ट टाइम इन एकेडमिक बुक्स। बहुत सारे एकेडमिक्स बुक आती है, जैसे मिश्रापुरी की, उमा कपिला की, दत्त सुंदरम की। आपको एकेडमिक्स बुक्स में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एकेडमिक बुक्स अलग होती है, तैयारी करने की बुक अलग होती है। दे डोंट मीन फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं प्रीलिम्स के रिलेटेड ही यहाँ पे सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने ऑप्शनल ले रखा है, इकोनॉमी एज ए ऑप्शनल ले रखा है, तब आपको ये एकेडमिक बुक्स को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। while some of their chapters have good content for mains and essay exam, but their utility for prelims is almost nothing. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो आपको मेंस के अंदर में या फिर ऐसे राइटिंग के अंदर में हेल्प कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसकी यूटिलिटी या इसका यूज जो है वो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का जो बजट आता है ना, गवर्नमेंट बजट, इसको एकदम खा जाना है, गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको इकोनॉमी के अंदर में। गवर्नमेंट बजट पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बेस्ट हो जाएगा एकदम। फॉर थ्योरी, करंट एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, करंट में कुछ इकोनॉमिक्स, हाँ, लेकिन आपको करंट रेफर करने की जरूरत है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए करंट और कंटेम्प्रेरी जो अफेयर्स है, करंट मतलब कि करंट में कुछ टॉपिक्स चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो आपको रेफर करना है। यू मे गो थ्रू माई लेक्चर। ठीक है, कुछ देखिए, मुरनाल पटेल का यूट्यूब के अंदर में लेक्चर सीरीज है। ठीक है, लेक्चर सीरीज है, आपको ये आप पढ़ लो जाकर, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये आप लेक्चर सीरीज कर लो, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी सर्वे कर लो। ठीक है,
काम चल जाएगा आपका। यू मे स्किप माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग इन ईच ईयर रेगुलरली। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हो क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फर्दर स्ट्रेटेजी इज गिवन इन द सेपरेट चैप्टर ऑफ दिस, से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो आपने देखा है कि मैंने ये बताया हुआ है इकोनॉमी के अंदर में कि ये नहीं पढ़ना है, नहीं। ऑप्शनल के अंदर में फिर आपको डिटेल नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो आपको एकेडमिक बुक्स को भी रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजें और रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ज्यादा होच-पोच करने की या डेट्स याद करने की, नेम्स याद करने की ऐसा कुछ जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, मेंस में ऐसे राइटिंग में आपको कुछ कुछ चीजें रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमी से मैंने बता दिया कि कैसे करना है। अब आगे बात करते हैं कि पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी जो है आपको एनसीईआरटी के कुछ टेक्स्ट बुक है जैसे सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का। बिकॉज वर्बेटियम क्वेश्चंस हैव बीन कम इन प्रीलिम्स 2018 का पेपर उठा के देख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके एनसीईआरटी के बुक से आपको देखने को मिले हैं। तो एनसीईआरटी का ये जो 3 बुक है ये आपको फॉलो करना है, 3 सब्जेक्ट्स के बुक को फॉलो करना है। इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ज़्यादा और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इंडिया ईयर बुक जो है, बार बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इंडिया ईयर बुक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये मदद करने वाला है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 20, 21 और 28, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ लेना है इंडियन पॉलिटी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ करंट बिल्स एंड एक्ट्स यू में फॉलो psrindia.org। और कुछ करंट अगर कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, कोई नया बिल पास हुआ है, कोई नया एक्ट पास हुआ है, तो इसको एकदम पढ़ लेना क्योंकि करंट से रिलेटेड फिर ये हो जाता है और इसे आप पढ़कर जाओगे, इससे इस क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसके लिए आप prsindia.org का साइट को आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। फॉर मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 and 2 अगेन पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स आर आस्क्ड। फॉर द रेफर इग्नू MPS 003 मॉड्यूल जो है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑन देयर ऑप्शनल रेस्पिरेटरी, ये एक साइट है, इसमें इजिली इग्नू का जो नोट्स है वो अवेलेबल है। ये जो मेंस का एग्जाम होगा पेपर 1 और 2 का, इसमें आपको इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना रेफर कर लो, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। साथ ही साथ ये आप एज ए रेफरेंस बुक, आप रेफरेंस नोट्स आप इसको रेफर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो फर्स्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट न्यू वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें। बता रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस जो एनसीईआरटी हैव बीन मोर एम्फेसाइज। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी जो इसमें डेट्स, नेम्स, वॉर्स, ट्रीटीज, ये इसका जो डेट्स है ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यानी कि ऑथेंटिक लिखा हुआ है। नए एनसीईआरटी में कई बार डेट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार डेट्स आगे पीछे लिख दिए जाते हैं, तो इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। बट सच जीके टाइप MCQ आर रेयर इन रिसेंट यूपीएससी एग्जाम। लेकिन अब डेट से, नेम से, वार से, ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब यूपीएससी के अंदर में कम पूछे जा रहे हैं। फिर भी अगर ऑथेंटिक सोर्स के बारे में बोलेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी नो डाउट बेस्ट सोर्स है। वाइल न्यूली अपडेट एनसीईआरटी हैव एंड मोर, लेकिन डेट्स, नेम्स, वार, ट्रीटीज में तो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें आर्ट, कल्चर, सेक्युलरिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके एमसीक्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो न्यू एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन 4 चीजों को इग्नोर करें और ये भी न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ें तो मैं बोलूंगा कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर लो। दोनों एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप न्यू वाले फॉलो कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सम कोचिंग फैकल्टीज और टॉपर जो है ओल्ड एरा के, वो बोलते हैं कि whoever not updated with their trend analysis they continue to recommend old NCERT, but I recommend you to go to the, हाँ, ओल्ड जितने स्टूडेंट्स है कई बार कोचिंग वगैरह बहुत सारे आपको बोलेंगे कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन मेरी मानो आप नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करो।
वही बात आ जाती है कि एक सोर्स फॉलो करो, दोनों बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप नए एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि डेट्स वार्स ट्रीटीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अब बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अब जो है इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरी मानो न्यू वाली फॉलो करो, मोर देन इनफ। ठीक है। कल के लिए अगर बात करें तो तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, ये इसे आप फॉलो कर लो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो प्रीवियसली नितिन सिंघानिया बुक जो आर्ट एंड कल्चर का, बहुत अच्छा है, बट रिसेंट एग्जाम से यूटिलाइज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहे हैं, चेंज कर करके पूछ रही है। You can just really rely on new NCERTs and Tamil Nadu's board class 11 and history book. क्लास 11 की जो हिस्ट्री की बुक है तमिलनाडु बोर्ड की और न्यू एनसीईआरटी, आप इसको भी सिर्फ रेफर कर लोगे, आपको नितिन सिंघानिया भी जाने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल से बात करें तो तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की जो हिस्ट्री की बुक है, वो प्रीलिम्स के हिसाब से बात करूं तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑन मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर, ये आप फॉलो कर सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, पलासी से पार्टीशन और एंड आफ्टर बाय शेखर एंड पार्टीशन एंड आफ्टर, उसके बाद ये शेखर बंदोपाध्याय का एक बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो मेंस के लिए। ठीक है। कंबाइंड विद प्रतीक नायक लेक्चर सीरीज एट ऑन यूट्यूब चैनल के अंदर प्रतीक नायक का लेक्चर सीरीज है, ये भी फॉलो कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। वही वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो दिस टॉपिक इज नॉट, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर में नहीं है, इसीलिए मैं इसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर भी अगर बता देता हूं तो दिस टॉपिक इज नॉट प्रीलिम्स सिलेबस के अंदर में नहीं है, बट ओनली रेलेवेंट फॉर मेंस जीएस पेपर 1, सिर्फ जीएस पेपर 1 मेंस में आपको काम आएगा। रीड इसके लिए अगर तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक पढ़ लो और प्रतीक नायक की वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर यूट्यूब में देख लो तो आपका काम हो जाएगा और ज्यादा कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं। वही फिर बता दो, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर में नहीं है, आपको स्किप कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये भी सिर्फ मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। इसके लिए भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की और एंड देन रेफर टू सेलेक्टिव कुछ चैप्टर्स जो है बिपिन चंद्रा के सिंस इंडिपेंडेंस के अंदर में, ये आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। अगला साइंस सेक्शन, जनरल साइंस की बात करें तो फॉर थ्योरी रेफर्स टू एनसीईआरटी की जो कंबाइंड है विथ दिशा जनरल स्टडीज जो मैनुअल साइंस पोर्शन है, ये आप देख लो। और करंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो है जैसे पब्लिक हेल्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड आईसीटी इन करंट पर रिलाई कर सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेस है जो साइंस के लिए आप रेफर कर सकते हो। बाकी बात करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि 10 सोर्सेस, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि 10 सोर्सेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, एक सोर्सेस पकड़ो, द हिंदू पकड़ लो। अगर द हिंदू में आपको पढ़ने में दिक्कत होता है तो इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लो। ठीक है। और ये भी चीज़ कि इसकी एनालिसिस की जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है। हिंदू एनालिसिस की बहुत सारी वीडियो है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन एक चैनल को आपको रेफर करना है जो आपको बेस्ट लगता है। ठीक है। मैं भी डिस्कस करूंगा, मैं भी सेशन शुरू करूंगा जहां पर मैं करंट को, हिंदू को मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप वो सिर्फ रेफर कर लोगे तो आपको करंट के अंदर में और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वही फिर बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको तैयारी के दौरान कि आपको सिर्फ एक सोर्सेस पर स्टिक्ट होकर रहना है और करंट्स के जो टॉपिक्स है उसको देखते हुए चलना है, उसके साथ अपडेट होना है। 10 सोर्सेस के पीछे मत भागो, एक सोर्सेस पर रिलाई करो, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो ये था कंप्लीट आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। आई होप अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर आपको आपकी जितनी भी डाउट्स मन में उत्पन्न हो रही होगी सारी क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये पता चलेगा कि हाँ क्या नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से तैयारी करो प्रीलिम्स की और एकदम फाड़ के आना एग्ज़ाम में। ठीक है। आने वाले सेशंस में, नेक्स्ट सेशन में मैं मेंस के सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा और कौन कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने हैं मेंस के लिए वो मैं बताऊंगा। फिर एक बार ऑप्शनल की भी मैं ऑप्शनल के बारे में भी बताऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि 2-4 जो जनरल ऑप्शनल्स के पेपर हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। फिर आप कमेंट से बताना कि कुछ अगर सेलेक्टेड कुछ सब्जेक्ट्स के
के ऑप्शनल के बारे में आपको जानना होगा तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटेस्ट मतलब बढ़िया से करिए। जय हिंद।